नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 66 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यह हमारा चौथा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट है और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ महाजनपदों के नाम दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है, आपको यहाँ पर मैच करवाना है। तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा हम महाजनपदों के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा उत्तर भारत था मुख्यतः, यहाँ पर हमें महाजनपदों के बारे में कुछ उल्लेख मिलता है। साथ ही कुछ महाजनपद यहाँ पर पाकिस्तान के इलाके में भी विद्यमान थे। तो इन महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी बात करें तो इसमें हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों से जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। लेकिन याद रखना, इन दोनों ग्रंथों में जो महाजनपदों के नाम हैं, केवल 6 ही महाजनपद हैं जहाँ पर दोनों ग्रंथों में उनके नाम सेम है। कौन कौन से? अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी और कौशल। ये जो 6 नाम हैं वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में समान है। ठीक है, बाकी जो 10 महाजनपद हैं उनके नाम में अंतर मिलता है, लेकिन जो हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के आधार पर पढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर जो कुछ महाजनपदों के नाम हैं उनके बारे में देखते हैं और उनकी राजधानी। देखिए, मत्स्य महाजनपद, ये जो महाजनपद था आज के जयपुर, भरतपुर, अलवर क्षेत्र में, ठीक है, विद्यमान था। और मत्स्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और याद रखना, विराटनगर में ही पांडवों कभी आप जब महाभारत देखते हैं तो पांडवों के छिपने का भी ये स्थान था जब वो अज्ञातवास करते हैं। कुरु किस इलाके में था? तो कुरु आप जानते हैं आज के ये मिलेगा आपको दिल्ली, मेरठ, इस वाले इलाके में, साथ ही हरियाणा का जो थानेश्वर जिला है वहाँ पर। ठीक है, तो और कुरुओं की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, यहाँ पर तो कुरु की राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ। अब यहाँ पर आता है सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन का इलाका जो पड़ता था वो आप देखेंगे तो ये ब्रजमंडल के क्षेत्र में पड़ता था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ब्रजमंडल का मतलब जो मथुरा वाला इलाका। और अश्मक की राजधानी कहाँ पड़ती थी? ये एरिया कहाँ था? नर्मदा और गोदावरी के बीच में देखने को मिलेगा। और जो अश्मक है उसकी राजधानी पोतन, या इसी को हम पोटली भी बोलते हैं, और इसका जो प्राचीन नाम था वो था प्रतिष्ठान। ठीक है, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? क्या बोला गया? श्री पर्वती। तो जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे उन्हें पुराणों में श्री पर्वती के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे? तो आप जानते हैं कि जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो तुगलक वंश में एक शासक था फिरोज शाह तुगलक के काल में 1,80,000 गुलाम हुआ करते थे। गुलाम इसे बहुत पसंद थे और इनके लिए एक उसने डिपार्टमेंट अलग से बनवा रखा था, उसका नाम क्या था? दीवाने बंदगान। जो फिरोज शाह तुगलक था उसके बारे में और भी कुछ बातें याद रख लीजिए, जैसे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन शासक पहला था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अभी तक जो ब्राह्मण थे वो जजिया कर से उन पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। बाद में जाकर के अकबर ने 1564 में जजिया कर को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, जो फिरोज शाह तुगलक है उसने अपने क्षेत्र में दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था, मतलब कि वहाँ पर फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता था। साथ ही उसने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग, रोजगार कार्यालय, इसकी भी स्थापना कर रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई? आप जानते हैं कि जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था उसके कुछ ही साल बाद ये घटना 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, आज के गोरखपुर के इलाके में ये घटना घटित हुई थी। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो मेरा तरीका है आंदोलन का, सत्याग्रह का, उसमें कहीं पर भी हिंसा का कोई स्थान नहीं है। चूँकि ये घटना, इसने हिंसा को अंजाम दिया और इसमें काफ़ी लोग मारे गए, तो इस वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब यहाँ पर आपका एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि इसके पीछे का कारण क्या था? उसी समय कुछ जो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनका ग्रुप था, वो गांधी जी से नाराज हो गए। बोले कि एक इतने बड़े देश में, एक गांव में छोटी सी घटना हो जाती है, इस वजह से आपने इतने बड़े आंदोलन को वापस ले लिया। क्या आप डर गए थे कि आपके हाथ से आंदोलन निकलता जा रहा है?
तो गांधी जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इसी समय फिर एक दूसरा ग्रुप आता है, वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, गांधी जी बिल्कुल डरे नहीं थे, गांधी जी के आंदोलन का तरीका ही कुछ ऐसा है। कैसा कि गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। चूंकि हिंसा हो चुकी है, अब क्या होगा, अब अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा इस आंदोलन को दमन करने का। इस आंदोलन को अब वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, चाहे उन्हें हिंसा का ही क्यों ना सहारा लेना पड़े अंग्रेजों को। तो गांधी जी ने कहा अंग्रेज इस आंदोलन को ख़त्म करें, इससे अच्छा है कि मैं इस आंदोलन को वापस ले लूँ। क्योंकि अगर पहला ही आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है और पहली ही बार में अगर अंग्रेज़ों ने इसे ख़त्म कर दिया, ठीक है, इसका दमन कर दिया इस आंदोलन का, तो जनता दोबारा कभी भी इतने बड़े आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है, तो जनता के मनोबल को बनाए रखने और इस अंग्रेज़ों के द्वारा इस आंदोलन के दमन से बचने के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन, पांचवा, वायुमंडल में, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। अब यहाँ पर आप देखिए तो सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। ओजोन आप जानते हैं कि समताप मंडल में बनती और बिगड़ती स्वतः प्राकृतिक रूप से इसका विनाश और सृजन होता रहता है स्वाभाविक रूप से। मीथेन, धान के खेतों वगैरह में मीथेन, जो कूड़ा कचरा है वहाँ से मीथेन निकलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जबकि रात में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती और श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन में वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि पौधों के नीचे, पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। यहाँ पर एक गैस का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में आप देख लीजिए, ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx। यहाँ पर इसको कॉमन नेम से जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड को। अगर यहाँ पर X की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा NO, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इसे ही हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। अगर आप X की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऐसी गैस है जो नेचुरली वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक है, जब जीवाश्म ईंधनों का, जो फॉसिल्स फ्यूल्स है, उनका जब दहन होता है, कंबस्टन होता है, तब जाकर के ये गैस निकलती है। तो और ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में इसका रोल होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। टाइफाइड, कॉलरा, टिटनिस, सामान्य जुकाम। जब आपको कफ एंड कोल्ड, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हो जाता है तो वो होता है वायरस की वजह से। उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। बाकी यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, टाइफाइड, कॉलरा, टिटनिस, ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग हैं। कॉलरा को आप हैजा के नाम से भी जानते हैं और इसका जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो विब्रियो कोलेरी है। टाइफाइड को ये होता है साल्मोनेला टाइफोसा नाम से एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से। टिटनिस को आप लॉकजा के नाम से भी जानते हैं, या इसे धनुष टंकार रोग के भी नाम से जानते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया बैसिलस टिटैनी है। क्लियर हो गया। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक है, टाइफाइड को प्रोटोजोआ दिया गया, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है। तो आप जानते हैं जब आप पैंक्रियास के बारे में पढ़ते हैं तो पैंक्रियास का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं उसमें अल्फा और बीटा और गामा 3 प्रकार की सेल होती हैं। अल्फा जो सेल है उससे ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन और गामा सेल से यहाँ पर सोमैटोस्टैटिन। यहाँ पर 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखना, मेंटेन रखना, और यहाँ पर ग्लूकागोन और सोमैटोस्टैटिन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ और बातें हैं वो देख लीजिए कि अगर जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकल जाए तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब कम हो जाना। ठीक है, जैसे कि हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड। हाइपर जहाँ पर वर्ड आएगा वहाँ का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम। जैसे कि हाइपरटेंशन का मतलब जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हाइपोटेंशन का मतलब
जब ब्लड प्रेशर लो हो जाए। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या हो गया कि ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो कम हो गया, क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकल गया, और इंसुलिन कम निकलेगा तो क्या होगा, शुगर का जो लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाएगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ, वो लोग चीनी नहीं खाते, तो उनके लिए कृत्रिम मधुरक आते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर आते हैं। उनको टेस्ट तो मिलता है मीठे होने का, लेकिन उनको कोई एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो चेन्नई, तूतीकोरिन। आपको बताना है कि नेचुरल पोर्ट्स कौन कौन से हैं, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोच्चि, विशाखापत्तनम। तो आप यहाँ पर जो कोच्चि और विशाखापत्तनम है, ये दोनों बंदरगाह नेचुरल हैं, जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन ये बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है? अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हमारे उनका एक भाषण सुन रहा था, तो उसमें वो बोल रहे थे 2025, लेकिन और भी जो मंत्री हैं वो 2024, तो लेकिन जो ऑफिशियल है उसमें चेंज 2024 2025 ऐसे बोलते रहते। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या करेंगे, 2024। तो 2024 अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो लगभग $3 ट्रिलियन की हो चुकी है, और जो 1 ट्रिलियन होता है वो कितना होता है, 1 ट्रिलियन होता है 1000 बिलियन के बराबर, 1000 बिलियन। और 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन होता है 100 करोड़ का। ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमी को बनाना है, इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 ट्रिलियन बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस समय की जो हमारी इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन की है। अगर आप हमारी इकोनॉमी को परचेजिंग पावर पैरिटी के मेथड से कंपेयर करेंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जीडीपी के आधार पर नहीं है, याद रखना, ये है परचेजिंग पावर पैरिटी के मेथड पे। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, जैसे कि अगर हम $1 की को अमेरिका में $1 में जितना सामान खरीद लेते हैं, भारत में अगर उसी सामान को हम 70 रुपये में खरीदते हैं, तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी होगा वो क्या होगा कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। ठीक है, इस आधार पे जो हमारी इकोनॉमी है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कारपोरेट बॉन्ड में FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ा करके कितनी कर दी गई? यहाँ पर कोई टेक्निकल बात नहीं, ये 15%। FPI और FDI आप सुनते होंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब जो विदेशी निवेशक होते हैं वो शेयर मार्केट में पैसा शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो FPI कहलाता है। और वही अगर 10% से ज़्यादा हिस्सा अगर वो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर वो परिसंपत्तियों में, एसेट्स में, वो जैसे कि आकर के सीधे वो हमारे देश में रोड का निर्माण करें या उन ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएं, एयरपोर्ट का निर्माण करें, तो वो FDI में आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और भी काफ़ी अंतर है, लेकिन शॉर्ट में मैंने बताया। तो यहाँ पर इसको बढ़ा के 15% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? आप जानते हैं विंध्याचल, अरावली, ये सब तो अवशिष्ट हैं। अब यहाँ पर जो हिमाद्री है, मतलब जो हमारा हिमालय है, वो अभी भी देखिए, अभी नेपाल ने कहा कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ गई है। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिमालय की इस समय वर्तमान ऊंचाई क्या है, नेपाल ने जो बताया है। तो नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मरे डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? यहाँ पर जो डार्लिंग श्रृंखला है, आप मरे डार्लिंग वहाँ पर नदी भी देखेंगे और एक डार्लिंग श्रृंखला भी देखेंगे। तो जो डार्लिंग श्रृंखला है, अगर सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर इस साइड में आपको देखने को मिलती है। और ये तट कौन सा होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये तट बनेगा आपका दक्षिण पश्चिम तट। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। निम्न में से कौन सा संविधान के आर्टिकल 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अब आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 और आर्टिकल 3 का अंतर पता होना चाहिए। देखिए क्या अंतर है। जो आर्टिकल 2 है वो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की जा सकेगी। नए राज्यों का प्रवेश मतलब कि ऐसे राज्य जो अभी भारत के हिस्से नहीं है। सपोज भविष्य में भारत नेपाल को जीत ले तो क्या होगा, वो आर्टिकल 2 के तहत भारत का एक राज्य बनेगा। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो हमारे देश में अभी राज्य विद्यमान हैं उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन,
इनके बारे में ये आर्टिकल डील करता है। जैसे बिहार से अलग करके झारखंड बना दिया गया, वो किस में आएगा? आर्टिकल 3 में, क्योंकि बिहार पहले से ही हमारा हिस्सा रहा है। उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बना दिया गया, आंध्रा से काट के तेलंगाना बना दिया गया, ये सभी आर्टिकल 3 डील करता है। जबकि आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, मतलब जो अभी भारत के अंग नहीं हैं उनके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा कि संसद के कानून के द्वारा संभव नहीं है नए राज्यों का गठन। ये हमने अभी बताया कि आर्टिकल 3 का ये है। राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी आर्टिकल 3। सीमा में परिवर्तन, ये भी। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, ये आता है आर्टिकल 2 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो भी प्रावधान यहाँ पर दिया गया, नए राज्यों का गठन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सभी के लिए साधारण बहुमत जरूरी होता है। ठीक है, इसके लिए विशेष बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी इनफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल 263 सही है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 313 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, गलत हो गया यहाँ पर। आर्टिकल 315 में यूपीएससी के बारे में, और इसके जो बाद के आर्टिकल्स हैं उसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, इनके बारे में सही है। यहाँ पर जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ये आर्टिकल आपका गलत है, ये 313 में नहीं है बल्कि 323 का के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, आप जानते हैं कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 6 साल। ठीक है, तो राज्यसभा जो होती है वो एक स्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि समाप्त होने वाला विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, मतलब कि जो केंद्र का वित्त आयोग है वो क्या काम करता है? देखिए, सेंटर के पास टैक्स का पैसा आता है, वो टैक्स का जो पैसा होता है वो राज्यों को भी बांटा जाता है, लेकिन उस टैक्स के पैसे से कितना पैसा राज्यों को दिया जाए ये कौन तय करेगा? ये तय करने की जिम्मेदारी होती है वित्त आयोग की। क्या केवल इतना ही? मान लीजिए कि वित्त आयोग ने बोल दिया कि 50 रुपये राज्यों को बांट दीजिए, तो क्या केंद्र 50 रुपये अपनी मर्जी से सबको बांट देगा? 1-1 रुपये सबको दे दिया, 2-2 रुपये दे दिया, किसी को 10 दे दिया, किसी को 5, ऐसे? जी नहीं। इसके लिए वित्त आयोग फॉर्मूला तय करता है कि अब जो 50 रुपये मैंने आपको कहा है राज्यों को देने के लिए, वो 50 रुपये में बिहार को आप कितना दीजिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कितना दीजिए, पहाड़ी राज्यों को कितना दीजिए, जो बाकी राज्य हैं उनको कितना दीजिए, ये फॉर्मूला भी तय करता है। ठीक है, पूरा एक सिद्धांत का निर्माण करता है कि कैसे आप इस पैसे को 50 रुपये को बंटवारा इन राज्यों के बीच करिए। तो कहने का मतलब जो वित्त आयोग है वो ये बताता है कि जो आपके पास 100 रुपये अगर मान लीजिए आया है तो 100 रुपये का कितना हिस्सा राज्यों को दीजिए, और जो मान लीजिए उसने कहा कि 50 दीजिए, तो 50 का भी कितना कितना हिस्सा बाकी राज्यों को मिलेगा जो राज्य हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हाँ आंसर तो बताया नहीं। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, किससे रखता है? यहाँ पर देख लीजिए, राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र और स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य और केंद्र के बीच वित्त से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आर्टिकल्स हैं और इसको आपको मैच करवाना है। आर्टिकल 61 आप जानते हैं कि ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करता है। फिर यहाँ पर देखना है आर्टिकल 67 का खा, ये है उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में। और आर्टिकल 94 के बारे में, ये है स्पीकर को हटाने के बारे में। स्पीकर का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। और यहाँ पर जो आर्टिकल 90 है वो राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 90 और वो राज्यसभा के उपसभापति आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार को अलग कर एक पृथक राज्य को बनाना कैसे संभव हुआ है? आप बताइए। जैसे कि मान लीजिए, ये क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, एक नया राज्य बनाना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना बनाया गया, या बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया। ये कैसे संभव हुआ? किसने किया ये काम? ये काम किया गया संसद के द्वारा। लेकिन संसद ये काम करे इससे पहले आंध्र प्रदेश और बिहार की विधानसभा को या विधानमंडल को एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिस प्रस्ताव में लिखा गया था कि आंध्र प्रदेश को काट करके हम तेलंगाना का निर्माण कर रहे हैं और बिहार को काट करके झारखंड का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ये कह दे कि आप इसका विभाजन मत करिए, फिर भी
इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसके पीछे थोड़ा सा राष्ट्रपति भी आ जाता है। ठीक है, ये कोई भी प्रस्ताव ऐसा करने वाला संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है, और राष्ट्रपति क्या करता है, उस प्रस्ताव को संबंधित विधानमंडल के पास भेजता है। देखिए, प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट उस प्रस्ताव को संबंधित विधानमंडल को भेजेगा, विधानमंडल हाँ या ना में जवाब देगा अपने विधानमंडल में उसको विशेष बहुमत से पारित करके। लेकिन अगर विधानमंडल ने ये कहा कि आप इसको मतलब कि आंध्रा को काट करके तेलंगाना मत बनाइए, फिर भी प्रेसिडेंट इसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब प्रेसिडेंट इस प्रस्ताव को संसद में रखवाएगा और संसद साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। जो भी जिस वजह से प्रस्ताव लाया गया था वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये काम कैसे हुआ। मुख्यतः ये काम हुआ संसद के द्वारा। कहने का मतलब, और एक चीज़ बता दूं कि बिहार के जब काट करके झारखंड बनाया जा रहा था तो बिहार की विधानसभा ने इस प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दिया था। मतलब कि उसने कहा था कि बिहार को मत काटिए, विभाजन बिहार का मत करिए। इसी तरीके से आंध्रा की भी विधानसभा ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा काम है ये आर्टिकल 3 के तहत जो भी काम होना है वो कौन करेगा, संसद करेगा। और इसीलिए आप जानते हैं कि जो भारत के राज्य हैं और संघ है उसको क्या कहते हैं कि भारत के जो राज्य हैं वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जो भारत के राज्य हैं उनका विनाश हो सकता है कभी भी, सरकार चाहे, संसद चाहे तो झारखंड को बिहार में मर्ज कर सकती है, और इसमें झारखंड की विधानसभा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि झारखंड की विधानसभा जो भी प्रस्ताव पारित करेगी हाँ या ना में, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अमेरिका में हम इसको अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। अमेरिका के राज्य अगर कह दें कि हमारा आप विभाजन या मर्जर मत करिए, तो जो अमेरिका की सीनेट है या प्रतिनिधि सभा, 2 सदन वहाँ पर होते हैं, मतलब कि वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस, तो वो उस राज्य के विभाजन नहीं कर सकती या उसे कहीं भी मर्ज नहीं कर सकती। इसीलिए जो अमेरिका की संघीय व्यवस्था है उसको हम कहते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अब्राहम लिंकन के टाइम में ये चीज़ आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका कि राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, हाँ, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो पंचायती राज आप जानते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। जो पंचायती राज व्यवस्था है, एक गांव है दूर दराज के इलाके में, अब उसको सेंटर दिल्ली में बैठ के, या कोई राज्य बिहार है तो पटना में बैठ करके वहाँ के मुख्यमंत्री वो गांव की समस्या से अवगत नहीं हो पाएंगे। आजकल जो वीडियो होते हैं उनको जानते ही आप, वो गांव का कभी चक्कर कोई भी अधिकारी नहीं लगाता। तो पंचायती राज व्यवस्था इसीलिए लाई गई कि लोग अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से जानते हैं और उनका वो समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, आप जानते हैं कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, यही अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही इसमें विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य, क्योंकि 2 ही यूटीज़ हैं जहाँ पर विधानसभा, अभी जम्मू कश्मीर बन चुका है यूटीज़। वहाँ की विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उसके बाद यहाँ की भी विधानसभा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंबई इंडियंस ने कितनी बार अब तक IPL ट्रॉफी जीती है। तो अभी जो जीता था वो इसका 5वीं बार इसने IPL को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक की नियुक्त किया। आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसमें 4 जो मेंबर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंस मेंबर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो डायरेक्टर होता ही है, उसमें 4 स्वतंत्र निदेशक भी शामिल करने का प्रावधान किया गया, और जिसमें से 4 में से 1 का महिला होना जरूरी है। तो इसमें पहली बार किसी महिला को शामिल किया गया, उनका नाम है आलिया जफर। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो देश के सबसे बड़े दानवीर हैं उनका नाम क्या है। इन्होंने ये लगभग हर दिन इन्होंने 22 करोड़ रुपए दान किया था और पूरे वर्ष का मिला ले तो 7,904 करोड़ रुपए लगभग दान किया। ठीक है, तो इनका नाम है अजीम प्रेमजी, विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य केला उत्पादन में शीर्ष पर रहा। तो आंध्र प्रदेश में केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा, बाकी और देख सकते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। कोयला के संचित भंडार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। यहाँ पर उत्पादन नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया संचित भंडार। तो भंडार सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में मिलेगा और उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये रहा 25 क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।